जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको नए वीडियो में। तो आज से हम लोग क्लास 10th का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो भी स्टूडेंट लोग मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाए हैं पूरे साल, उन लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो आप लोग को दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। हम प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेकर आते रहेंगे और एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, उसमें 20 से 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाएंगे। तो 25 ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम बतला देंगे और उसमें 2 नंबरिया क्वेश्चन को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं स्टार्ट। ये पहला वीडियो रहेगा हमारा और प्रत्येक दिन में जैसे कि फिजिक्स में 7 चैप्टर है तो 7 वीडियो फिजिक्स का आएगा और बायोलॉजी में चैप्टर जितना है उतना आएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में और हम लोग को बिहार बोर्ड के परीक्षा में 68 दिन मतलब कि 68 दिन बच गया है। तो हम लोग इस दिन में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, उसके बाद 2 नंबरिया, उसके बाद 5 नंबरिया कवर करके आपको सबसे पहले साइंस ख़त्म करेंगे, उसके बाद आर्ट्स और मैथ। इस तरह से आपको सभी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप लोग एक छोटे से 10 या 20 वाला कॉपी ले लीजिएगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको नोट कर लेना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो बता दें कि इसका आंसर होगा हमारा सूर्य ए और हमारा हो जाएगा बी दोनों। सूर्य और तारे। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत वो होता है जो प्रकाश प्राकृतिक द्वारा निकलता है, वो प्राकृतिक स्रोत कहता है। और बल्ब और ट्यूबलाइट ये मानव निर्मित प्रकाश देता है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन रहना चाहिए ए एंड बी। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए और सी, सॉरी ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अप्रदीप्त वस्तु को चुने। अप्रदीप्त वस्तु को, तो इसका आंसर आप लोग को हम बता दें कि इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अप्रदीप्त वस्तु हम उसको बोलते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती का भी अपना प्रकाश होता है। हम बल्ब को जलाते हैं तो उसका भी अपना प्रकाश होता है। हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसका भी अपना प्रकाश होता है। लेकिन ये जो चांद है ना, चांद सूर्य के प्रकाश को लेकर तब हम जो सूर्य का जब प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद से टकरा कर जब हमारे आँखों तक प्रकाश आता है तब हम चांद को देखते हैं। ये अप्रदीप्त वस्तु होता है। ये बहुत ही वीवीआई है। अप्रदीप्त वस्तु में और आप लोग का उदाहरण दे देगा जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, मतलब कि कोई भी चीज़ जो प्रकाश देता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। आगे क्वेश्चन दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब बता दें कौन कौन किरण पुंज होते हैं। तो अपसारी अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अपसारी अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी में होता है कि एक ही बिंदु से, जैसे कि एक ही बिंदु से प्रकाश निकलता है। देखिए ऐसे एक ही बिंदु से जब प्रकाश निकलेगा तो अपसारी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा का होता है समांतर। समांतर में जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है ना इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी। अभिसारी देखिए अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, जैसे कि हम पहला वाला में बताए कि एक ही बिंदु से प्रकाश निकलता है और दूसरा में बताया कि प्रकाश समांतर होता है और तीसरा में होता है कि एक ही बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, वीडियो पे कमेंट करते रहिएगा आप लोग। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। जिन पदार्थों से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी बोला जाता है।
और जिन पदार्थों से प्रकाश धुंधुला, जैसे कि कागज के तेल को कागज में डुबा कर अगर आप लोग देखेंगे ना तो प्रकाश धुंधला धुंधला लेकर दिखाई देगा, या कांच जैसे शीशा होता है उसको रगड़ देंगे ना तो वो दिखाई देता है पारभासी। आप अपारदर्शी हो जाएगा आपका, जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाएगा, जैसे लकड़ी, गोईठा, दीवार, टेबल, कुर्सी, ये सब हो जाएगा अपारदर्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का ए। ये एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग यदि पढ़ लेंगे ना दोबारा आप लोग को किसी दूसरे बुक या किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो में हम आप लोग को सभी चैप्टर को कवर करेंगे। अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बतलाइएगा कि इस तरह से कंटेंट इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, तुम भी पढ़ लो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपारदर्शी पदार्थ चुने। अपारदर्शी पदार्थ को चुने। इसमें अपारदर्शी पदार्थ कौन है? देखिए, तो कांच में भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, पानी में भी आर पार देख सकते हैं, और हवा में भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, और अलकतरा में हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा अपारदर्शी, और ये सब आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, अलकतरा। अपारदर्शी पदार्थ कौन हो जाएगा? अलकतरा। इसमें अलकतरा में आप लोग को नहीं दिखाई देगा। इसमें और भी आ जाएगा, इसमें लकड़ी गोईठा और अदर अदर कुल पदार्थ आ जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पारदर्शी पदार्थ चुने। अगला क्वेश्चन है पारदर्शी पदार्थ में चुने, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पानी। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बताए कि अपारदर्शी, और नीचे वाला में हमारा हो जाएगा पारदर्शी। तो पारदर्शी में हम लोग का पानी हो जाएगा। लकड़ी में हम लोग को नहीं दिखाई देगा, और पेंट में गाढ़ा रहता है इसलिए पेंट में नहीं दिखेगा, और कातरा में भी हम लोग को नहीं दिखेगा। और पारदर्शी पदार्थ आप लोग याद कीजिए कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन। अब आप लोग को बता दें कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पदार्थ कोई है, प्रकाश हवा से निकल के जल में जा रही है, प्रकाश जल में जा रही है तो इसके दिशा मुड़ जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। और हम लोग का अपवर्तन के एक बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि जल में कोई छड़ी को हम लोग रखते हैं तो छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है? तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि जल में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई क्यों देती हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और एक रहता है कि बाल्टी में जब हम कोई सिक्का डाल देते हैं तो उठा हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जब वापस लौट कर चला जाएगा तो परावर्तन, टकरा कर चला गया तो परावर्तन। पारदर्शी पदार्थ तो हम पीछे ही बताए थे कि जिनसे हम आर पार के वस्तुओं को देख सके वो पारदर्शी कहलाता है। तो हमारा 7 नंबर का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? बी, परावर्तन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, मतलब कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस पर कोई किरण आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दिया है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ए और बी। देखिए जब प्रकाश की कोई भी किरण आती है उसे आपतित कहते हैं। कोई भी किरण जब आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आवती है तो आपतित किरण। जब प्रकाश आ गई और टकरा के सतह से चला गया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा आपतित किरण। जब कोई किरण किसी सतह पर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जब टकरा कर चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो 9 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, आपतित किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं?
तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अब 2 है तो दोनों कौन कौन हैं? तो आपतन कोण पहल का हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा हो जाएगा कि आपतन कोण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। 2 कौन कौन हो गया? आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतित किरण तथा अपरावर्तन किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी बनती है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनती है? सीधी। ये सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग को कॉपी में वीडियो को रोक रोक के लिख लेना है। मैं थोड़ा तेज़ी में बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप लोग को कॉपी में नोट करके रख लेना है और इसको देखते रहना है, एग्जाम तक आप लोग को देखते रहना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 11 नंबर। किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? किस दर्पण में वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी 11 के सी समतल दर्पण। और समतल दर्पण हम आप लोग को विशेषता कुछ बता दें जो कि हमेशा आते रहता है। तो समतल दर्पण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रतिबिंब हमेशा इसमें दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कोई कहाँ बनेगा? पीछे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। और वस्तु के अपेक्षा सीधा, जी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब इसमें हमेशा आभासी बनता है, इसलिए इसे पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बहुत ही भी आता है कि समतल दर्पण को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। समतल दर्पण को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है या ना? तो नहीं। याद रखिएगा आप लोग। मैं आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। अब आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन। जब कांच के बाहरी टुकड़े को रजित किया जाता है, रजित आप लोग को समझ में नहीं आ जाएगा। रजित माने रंगाई, रंगाई या कलई, रंगाई या कलई इसको बोलते हैं। कलई माने मतलब रंगाई, मान लीजिए रंगाई। रजित का मतलब क्या होता है? रंगाई। जब कांच के बाहरी टुकड़े को रजित किया जाता है तो कौन सा दर्पण बनता है? तो उत्तल दर्पण। जब कांच के बाहरी को रंगा जाएगा तो उत्तल दर्पण। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जब कांच के अंदर के टुकड़े के रंगा जाता है तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। जब अंदर बोलेगा, अंदर के रंगाई तो अवतल दर्पण और बाहर के रंगाई तो उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही VVI है, लिख लीजिएगा। जब कांच के बाहरी टुकड़े को रजित किया जाता है तो उत्तल दर्पण, और जब कांच के अंदर के टुकड़े को रंगा जाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, बहुत। और इसे 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी बहुत VVI ऑब्जेक्टिव आता है। 2 नंबर में आता है ये, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत VVI है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही VVI में याद कर लीजिएगा इसको, VVI एकदम। फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या है? तो F बराबर R/2। आंसर डी 13 का। चलिए अब आगे चलते हैं 14 नंबर पे। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। आप लोग को क्वेश्चन को नोट करते जाना है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस तरह से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग को बिहार बोर्ड के हर एक टॉपिक को जो कि बहुत ही VVI है उसको हम डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले वीडियो पे 15 नंबर पे। 14 का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अब आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में
किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? साइड मिरर मतलब कि जो गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है शीशा, उसमें कौन सा दर्पण रहता है, ये पूछ रहा है। तो इसका और ऑप्शन है इधर, देखिए, अवतल, उत्तल, समतल, ए और बी। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण है कि छोटे से, जैसे कि छोटे से पदार्थ को बड़ा दिखाई देता है, तो पीछे के जितने भी मतलब गाड़ियाँ रहती है उसे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 15 का बी, उत्तल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरियां कहाँ से मापी जाती है? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी कहाँ से नापी जाती है? ए दिया है ध्रुव, बी वक्रता त्रिज्या, सी परावर्तन बिंदु, डी ए और सी। तो इस का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए। गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? तो ध्रुव से। ध्रुव से गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा लिखा गया है, इसको अगले पीडीएफ में हम लोग वीडियो में सुधारेंगे। और देखते हैं 17 नंबर। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ की प्रकृति क्या होती है? तो अवतल दर्पण में ए दिया है ऑप्शन धनात्मक, बी दिया है ऋणात्मक, और ए और बी दिया है दोनों, डी नॉन। तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यही बोलेगा कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण आपको बोलेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल, तो उत्तल दर्पण आपको बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की प्रकृति तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? धनात्मक। और अवतल दर्पण में ऋणात्मक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश कैसे गमन करता है? ए दिया है टेढ़ा मेढ़ा, बी दिया है सीधा, सी तिरछा, डी सभी। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में आप कोई छोटा सा कण भी रख देंगे ना, तो प्रकाश कण को मोड़ कर ऐसे निकल जाएगा। इस घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। बहुत ही वीवीआई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवर्तन क्या है? जब प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा कण रख दिया जाए, जैसे ये कण है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश ऐसे इधर से मुड़कर ऐसे निकल जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, प्रकाश किसे गमन करता है? सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है? बोल रहा है कि किस की दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज, जैसे कि हम पिछले बताए थे आपको कि ऐसे ऐसे जब प्रकाश आएगा तो ये समांतर किरण पुंज है, ये किस दर्पण द्वारा मिलेगा? ए दिया है अवतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है समतल दर्पण। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। किस दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा हमें समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप, अगर नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो हमने पीछे वाला क्वेश्चन पूछ देखे थे, एफ बराबर आर बटा में टू, एफ बराबर आर बटा में टू देखे थे ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा। मतलब कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ, ये हो गया फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या का आधा ही ना है, तो वक्रता त्रिज्या का हो जाएगा आधा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 20 का डी। अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। बहुत ही वीवीआई वाला क्वेश्चन है, देखिए 2 बार भी क्वेश्चन ये आ गया, तो लिख लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। अब देखते हैं अगला 21 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? मतलब पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा का प्रतिबिंब बनता है? ये दिया है काल्पनिक और उल्टा,
काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, बराबर। तो इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर काल्पनिक और सीधा। इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। प्रकाश का चाल कितना होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, प्रकाश का चाल कितना होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं उतना लिखा पाया, इसको अभी हम लिख दे रहे हैं। इसको ऐसे लिखा गया है, जितना भी लास्ट वाला अंक है ना, इसको 10 के पावर के रूप में लिखा गया है। 3 गुणे 10 के पावर 3 और 3 गुणे 10 के पावर 4, और एक और ऑप्शन है 3 गुणे 10 के पावर 2। 3 गुणे 10 के पावर 2। तो प्रकाश का चाल हमारा कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 गुणे 10 के पावर में है 8। और हम लोग का 24 मतलब कि 3 क्वेश्चन और बचा है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में। प्रकाश का सबसे अधिक चाल किस में होता है? निर्वात में। और कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यहीं किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर अगर पावर में पूछेगा तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यहीं संख्या में देगा तो 3 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश के चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने नापा था? ए न्यूटन, बी रोमर, सी आइंस्टीन, डी ए और बी। तो प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने नापा था? तो रोमर ने नापा था। प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने नापा था? रोमर ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसका गोलीय देखिए वक्रता त्रिज्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि एफ ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। तो एफ बराबर हमने पीछे सूत्र क्या पढ़ा था? एफ बराबर क्या होता है? तो हमारा ये हो जाएगा 24/2। इसको हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आप भी कर सकते हैं, 24 और 2 भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 आप लोग का हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आज का हमारा फिजिक्स के पहला चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से। अब जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से बनाएंगे और 100% आप लोग को एग्जाम में कारगर साबित होगा। और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिजिक्स के दूसरा चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।